नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जब भारत का प्रधानमंत्री खुद हेट स्पीच देता हो, अपशब्द कहता हो और मुस्लिम समाज को जलील करने का काम करता हो, तो अनुमान लगा लीजिए कि उसके मंत्री, उसके सांसद, उसके विधायक, उसके पार्षद कैसा व्यवहार अपनाएंगे मुसलमानों के प्रति, अन्य धर्मावलंबियों के प्रति। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगभग 10 सालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसी प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को बरकरार नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को तहस नहस कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो क्या हेट स्पीच नहीं है? अमर्यादित भाषण, अपशब्द नहीं है? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, ऐसे तमाम तरह की बातें, ऐसे तमाम तरह की गालियां देते हैं, तो क्या यह राष्ट्रवादी शब्द है? क्या इससे हमारे राष्ट्र को सीना चौड़ा करने का अवसर मिलता है? राष्ट्र को भले न सीना चौड़ा करने का अवसर मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवा गैंग को जरूर सीना चौड़ा करने का मौका मिलता है, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण होता है। यही प्रधानमंत्री हैं जो मुसलमानों के खिलाफ कभी बोले थे कि मुसलमान एक कुत्ते के पिल्ले की तरह है, जो कि गाड़ी के नीचे आ जाए तो कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जब इन्हें सम्मानित किया किसी मुस्लिम ने और इन्हें पुस्तक भेंट किया, इन्हें टोपी भेंट किया, टोपी वह खुद पहनाना चाहता था तो उसकी टोपी को छीन करके इन्होंने फेंक दिया। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने तमाम भाषणों में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली में ईद आएगी, मुहर्रम में बिजली आएगी, ईद में बिजली आएगी तो दिवाली में क्यों नहीं आएगी, दशहरे में क्यों नहीं आएगी, होली में क्यों नहीं आएगी बिजली। तो आज हेट स्पीच देने की एक फेहरिस्त चल पड़ी है। हेट स्पीच के जरिए लोग अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं। हेट स्पीच दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा बनना चाहते हैं। हेट स्पीच दे करके कई ऐसे सांसद, मंत्री बने हैं। उदाहरण के लिए प्रवेश वर्मा को लीजिए। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और कहा कि मुसलमानों का कोई भी सामान न खरीदिए, मुसलमानों की दुकान से कोई भी सामान मत खरीदिए और इन्हें आर्थिक रूप से पंगु बना दीजिए। उनको मंत्री पद से नवाजा गया। अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री थे, इन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान दंगा भड़काने का काम किया और कहा देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अब देखना है कि परसों 48 घंटे बीत चुके हैं, परसों जिस रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली नामक अमरोहा के सांसद को भरी संसद में भद्दी भद्दी गालियां दिया, आपत्तिजनक टिप्पणियां किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सांसद को कब मिनिस्टर बना रहे हैं? राज्य मंत्री बनाएंगे या केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे या गृह मंत्री बनाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता खुद है हेट स्पीच देने की, और जो इस तरह के कड़वे बोल बोलते हैं उनके प्रति उनकी नरमी होती है, उनकी सहानुभूति होती है।
प्रज्ञा ठाकुर, जिसके ऊपर देशद्रोह का, आतंकवाद का, दंगा भड़काने का मुकदमा चल रहा है, उसे टिकट दिया जाता है 2019 में और वो सांसद बन जाती है। सांसद बनने के बाद भी राष्ट्र के प्रति उसमें थोड़ी सी भी मुलायमियत नहीं आई, बल्कि गांधी जी की प्रतिमा को गांधी जी का बुत बना करके उसको गोली मारने का काम किया। और जब गांधी जी के बुत से, गांधी जी के पुतले से खून की धारा निकली तो बहुत प्रफुल्लित हो रही थी। उस साध्वी प्रज्ञा को के बारे में प्रधानमंत्री ने कभी टिप्पणी किया था कि मैं उसे दिल से कभी नहीं माफ कर सकता, दिल से नहीं माफ कर सकता, लेकिन अवसर मिल जाए, अगर उसके ऊपर मुकदमा नहीं होता तो उसको भी आप मंत्री बना दिए होते। महात्मा गांधी को गोली मारने के बाद, महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के बाद आप उसको भी मंत्रिमंडल में जगह दे दिए होते। लेकिन उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, दंगा भड़काने का मुकदमा चल रहा है, इसलिए उसे आप कैबिनेट में जगह नहीं दी है। और आज नई संसद, जैसे ही संसद की शुरुआत होती है, पिछली संसद लगभग 100 साल तक चली, पुरानी संसद जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, उस संसद से छुटकारा मिलते ही और नई संसद में प्रवेश करते ही जिस तरह से जुमलेबाजी किया गया इस देश की 50% महिलाओं के साथ, जिस तरह से उन्हें सब्जबाग दिखाया गया महिला आरक्षण बिल का, हाथी के दांत देखने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो जो हाथी का बड़ा वाला दांत है उसे आपने सामने पेश कर दिया वोट हासिल करने के लिए 2024 में, और 5 राज्यों में जो आसन्न चुनाव हैं, जो नज़दीक हैं। तो जिस दानिश अली को रमेश बिधूड़ी ने भद्दी भद्दी गालियां दिया, उसे कटुआ कहा, उसे भड़वा कहा, उसे उग्रवादी कहा, बहुत कुछ कहा, जो कि असंसदीय भाषा है, सड़क छाप भाषा है। गंवार और गधे और असंवेदनशील गंवार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उस भाषा का प्रयोग नई संसद में, संसद के शुरुआत में ही बोले जा रहे हैं, तो इस नई संसद का भविष्य क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। दंड मिलना चाहिए रमेश बिधूड़ी को, क्योंकि उसने अपशब्द कहा, हेट स्पीच दिया, सिर्फ दानिश अली को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत को गाली देने का काम किया। मुकदमा होना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन मुकदमा चलाया जाएगा दानिश अली के ऊपर, जिसने गालियां सही, जिसने गालियां सुनी, उसके ऊपर 153A में मुकदमा दायर किया जाने वाला है या हो चुका है, हो सकता है कि हो भी चुका हो। ये खबर दोपहर की है। 124A देशद्रोह का कानून है ये, IPC में 124A के तहत भी दानिश अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने वाला है या हो चुका होगा। गलती किया रमेश बिधूड़ी, बीजेपी का सांसद, प्रधानमंत्री का चहेता, प्रधानमंत्री के साथ उसके तमाम फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं परसों से। प्रधानमंत्री का चहेता सांसद जो दूसरी बार चुन करके आया है, मुकदमा होना चाहिए उसके ऊपर हेट स्पीच देने का, वो भी संसद भवन में, नई संसद भवन में। लेकिन मुकदमा दर्ज हो रहा है दानिश अली के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने संसद की गरिमा गिराई है। ऐसा कहा जा रहा है कि संसद की गरिमा को गिराया है दानिश अली ने। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रमेश बिधूड़ी के वाक्यों को, शब्दों को क्यों दोहराया? नंबर 2 कारण हो गया। नंबर 3 कारण, राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को अपने घर क्यों बुलाया, और यदि राहुल गांधी आना चाहते थे तो उन्हें मना क्यों नहीं किया, उनके साथ गलबहियां क्यों किया? तो इन सब कारणों से
दानिश अली पर मुकदमा किया जा रहा है और देशद्रोह के आरोप में उसे जेल में ठूंसने की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक बहुत मशहूर हुआ था, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज उस नाटक की हमें याद आ रही है। गलती करे कोई, गलती भरे कोई, दीवार गिर गई, बकरी मर गई, और उसका मुकदमा चलते चलते इस मोड़ पर आ गया कि राजा ने खुद कहा कि फांसी पर हम चढ़ेंगे। वही हाल आज है। भारतीय जनता पार्टी जो अपराधी है उसे बचाने का काम कर रही है, जो निर्दोष है उसे दंडित करने का कुचक्र रच रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर कोई भी मुस्लिम, ये तो संसद की बात है, संसद की बात छोड़िए 2 मिनट के लिए, आ जाइए सड़क पर और थानों में क्या होता है। अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जाता है, और मुकदमे दर्ज करने का अवसर तमाम देते रहते हैं हिंदू, तमाम से ऐसे कांड करते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ, कभी गो तस्करी के लिए, कभी गो हत्या के लिए, तमाम रीजन मिल जाते हैं, तमाम कारण मिल जाते हैं। और अगर मुस्लिम आहत हुआ, मुस्लिम घायल हुआ या मुस्लिम मर गया और वो मुकदमा दर्ज करने जाता है, तो जो मुकदमा दर्ज करने FIR कराने जाता है, उल्टा उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है और उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, क्योंकि वह हिंदू के खिलाफ FIR कराने आया है। और हिंदू कोई गुनाह नहीं करता, हिंदू कोई अपराध नहीं करता, हिंदू कोई आतंकवादी नहीं होता। ऐसी सोच है RSS की, ऐसी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल में इनके दूसरे टर्म को बीतते बीतते, या कि यूं कहें कि आखिरी टर्म के बीतते बीतते, देश में जो बुराइयां बची हुई थी उन बुराइयों को ये अच्छाइयां साबित करना चाहती। बिल्किसबानो के साथ बलात्कार होता है, उसके बच्ची को मार दिया जाता है, 3 साल की बच्ची को, उसके घर के 8-10 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और 3 दिन पहले उसने बच्चे को जन्म दिया था। संजोग से वो बच्चा पास में नहीं था, नहीं तो उसको भी मार दिया गया होता, शिशु को, अबोध शिशु को, जिसकी आंखें भी नहीं खुल पाई हैं। ऐसे 11 हिंदुओं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका भगवा गैंग ने जो कुछ दुष्कर्म किया है उसकी सजा इन्हें मिलने वाली है। मामला कोर्ट में है। RSS का और हिंदूवादी शक्तियों का यह मानना है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन ऐसे बहुत से मुकदमे दर्ज हैं। अभी मैंने साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया था, ठाकुर का, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, देशद्रोह का, दंगा भड़काने का, आतंकवाद का मुकदमा है। तो क्या वो आतंकवादी नहीं है? अब मुकदमा को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, सुनवाई हो ही नहीं रही है, कोई निर्णय आ ही नहीं रहा है। तब तक नहीं आएगा जब तक कि प्रधानमंत्री दोबारा जीत के नहीं आ जाएंगे, तिबारा जीत के नहीं आ जाएंगे। और गोडसे को किसने मारा था? मुसलमान था वो। गांधी जी को किसने मारा था? गोडसे ने मारा था। क्या वो मुसलमान था? गोडसे से लेकर के आज तक प्रज्ञा ठाकुर तक सैकड़ों हिंदू आतंकवादी पैदा हो चुके हैं। और आज की तिथि में जितने भी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करने वाले हिंदू हैं, हिंदू संगठन हैं, क्या इन्हें आतंकवादी नहीं माना जा सकता है? अगर नहीं माना जाएगा, जो कि नरसंहार की बात करता है, कत्लेआम की बात करता है, खुलेआम बात करता है, धर्म संसद में बात करता है और संसद में बात करता है, नई संसद में गालियां देता है भद्दी बद्दी मुसलमानों को, भड़ुआ कहा जाता है, कटुआ कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। मुकदमा होगा उसके खिलाफ जो दूसरे धर्म से आता है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले में जितने हैं
मुस्लिम समाज में जितने हैं उनको सबको आतंकवादी ही मानते हैं, नरेंद्र मोदी भी, आरएसएस भी और तमाम हिंदू संगठन भी। किसी भी मुसलमान को ये लोग इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हैं, भेड़िया समझते हैं, आतंकवादी समझते हैं, देशद्रोही समझते हैं। तो जिस देश में ऐसी मानसिकता होगी उस देश का प्रजातंत्र और संविधान कब तक टिकेगा? और सच पूछिए तो संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। अगर रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया है और अभी तक नरेंद्र मोदी का कोई बयान उसके खंडन के लिए, उसके मंडन के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उसके बयान में नरेंद्र मोदी की मूक सहमति है। नरेंद्र मोदी ने ही ऐसा अपशब्द कहलवाया था, ऐसा हेट स्पीच दिलवाया था रमेश बिधूड़ी से। इतना बड़ा गुनाह हो गया, सारी दुनिया में भारत की थू-थू हुई, भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थू-थू हुई, नई संसद की थू-थू हुई। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि CNN जो कि अमेरिका का मीडिया है उसमें बड़े जोर शोर से इसको उठाया गया है। अल जजीरा जो मुस्लिम कंट्रीज़ का बहुत बड़ा अखबार है उसमें भी लानत मलानत की गई है भारत के प्रजातंत्र की, नरेंद्र मोदी की। दुनिया भर का कोई ऐसा बड़ा अखबार नहीं होगा जिसमें इन 2 दिनों में दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच हुए घटिया संवाद, गाली गलौज की खबर न छपी हो और पूरे देश में आज विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की इज्जत तार तार हो रही है और इनके साथ ही इस देश की इज्जत भी तार तार हो रही है। भारत को लोग मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी समझने लगे हैं, जबकि भारत को का ऐसा चरित्र नहीं रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों की कद्र की जाती है और सभी धर्मावलंबी आपसी भाईचारे और सहयोग के साथ खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से दुनिया के देशों को भारत पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब भारत की जगहसाई हो रही है पूरी दुनिया में। इसके पहले नूपुर शर्मा ने जो कुछ किया था, मोहम्मद पैगंबर को गालियां दिया था, और इसके पहले बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं या ऐसे हादसे करवाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हादसे और आरएसएस के द्वारा। एक लंबी फहरिस्त है इसकी। तो इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री कब रमेश बिधूड़ी को मंत्री बनाएंगे और फूल माला से आरएसएस के लोग इसका स्वागत करेंगे। सोशल मीडिया पर उस तरह का स्वागत हो भी रहा है, गोदी मीडिया उस तरह का स्वागत कर भी रहा है। सोशल मीडिया पर रमेश बिधूड़ी की जयकारा हो रही है और दानिश अली को पर निशाना साधा जा रहा है। वही सवाल जो मैंने अभी बताया था कि संसद की गरिमा को गिराया दानिश अली ने, मीडिया में क्यों कॉन्फ्रेंस किया और रमेश बिधूड़ी के शब्दों को क्यों दोहराया, राहुल गांधी को क्यों बुलाया, इसको लेकर के सोशल मीडिया में दानिश अली पर फप्तियां कसी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। रमेश बिधूड़ी तो एक अकेला शख्स था जिसने कि भरी संसद में, नई संसद में हेट स्पीच दिया, गाली दिया, आतंकवादी उग्रवादी करार दिया। लेकिन आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है हेट स्पीच से, गाली गलौज से। और वो सोशल मीडिया जो कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, रमेश बिधूड़ी के साथ हैं और रमेश बिधूड़ी ने जो गालियां दिया है उन गालियों का समर्थन करते हैं, उन गालियों का वरदान समझते हैं, क्योंकि इन्हें 80-20 करना है। 20% मुसलमान, 80% हिंदू।
आप समझ गए होंगे कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है, और चुनाव में इन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी उसे कर्नाटक ने दिखा दिया है। कर्नाटक में इन्होंने बजरंग दल के बहिष्कार की बात पर बजरंग बली के बहिष्कार की बात जनता में फैलाई और बजरंग बली का जयकारा किया, बजरंग बली की जय बुलवाया, खुद भी बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतना ही नहीं बल्कि यहां तक कहा कि जब ईवीएम पर बटन दबाओ कमल का तो उस समय बोलो जय बजरंग बली, लेकिन इनके बजरंग बली वहां काम नहीं आए। तो हमारा यह कहना है कि इतना घिनौना प्रकरण हुआ है गाली गलौज का कि इस पर हर हिंदू का भी सिर शर्म से झुक गया है। और जिस तरह से कर्नाटक में बजरंग बली नहीं काम आए हैं, उसी तरह से यहाँ की हेट स्पीच, यहाँ का 80-20 और यहाँ का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी काम आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी, शाह जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि हेट स्पीच, गाली गलौज और मुसलमानों को देख लेने, हाँ उसने देख लेने मार डालने की धमकी भी दिया था संसद में, संसद से बाहर आओ तो देख लेंगे, ये बात भी कहा था रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और भगवा गैंग को समझना चाहिए कि यह देश गाली गलौज से नहीं चलेगा, यह देश संवैधानिक तौर तरीकों से चलेगा। कानून का राज यहाँ पर था लेकिन अभी नहीं है, और जिन लोगों ने कानून के राज को ख़त्म किया है, जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग संसद की गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें इस देश की जनता अच्छी तरह से पहचान रही है और उनका सफाया होने वाला है 2024 में वोट के चोट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।